क्या आप भी इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? लेकिन आपको ये डर लगा रहता है कि बोर्ड के एग्जाम्स में आप आंसर्स कैसे लिखेंगे? कहीं आपके नंबर कट ना जाए आपकी हैंडराइटिंग की वजह से या आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से। आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम्स में कैसे प्रेजेंटेशन आपने देनी है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो बच्चों, मेरा नाम संजय शर्मा है और विमल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बच्चे की आंसर शीट दिखाने वाला हूं जिसके बोर्ड के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 एग्जाम 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ चुके हैं और ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, आपको ये शीट जो मिलेगी इसमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट कोड, यहाँ पर इसकी डेट। तो देखिए 13 मार्च 2019 को ये साइंस का पेपर हुआ था, मीडियम इंग्लिश। कोड आपको जो आपको आंसर शीट जो मिलेगी उसके ऊपर एक कोड नंबर होता है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पेज है। देन इसके बाद ये सेकंड पेज है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते हैं और यहाँ से आपका पेपर ये टीचर्स के चेक करने के लिए है और इसके बाद से आप ये लिखना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको जो आंसर शीट मिलेगी पूरा एक बंडल आपको मिलेगा जिसमें जहां तक मैं समझता हूं शायद 32 शीट्स उसके अंदर होती हैं, ठीक है। और आपको उसके बाद अगर एक्स्ट्रा लेनी हो तो वो भी मिल जाती है। तो अब देखिए, आप एक एक पॉइंट को जो जो मैं बताता जा रहा हूं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके मार्क्स ना कटे, आपको आता सब कुछ है ना, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने याद किए हुए हैं, लेकिन बेसिक सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके नंबर ना कट जाए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें अच्छे तरीके से। वीडियो बीच में स्किप ना करे कोई भी बच्चा। तो सबसे पहले आप देखें इसकी प्रेजेंटेशन को, है ना, किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसने सेक्शन ए, ठीक है। आंसर नंबर 1, आप या तो आंसर नंबर 1 इस तरीके से लिख दो या यहाँ पर आप सीधा ऐसे करके लिख दो, ठीक है। कोई भी तरीका यहाँ पे चल जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भाई करंट की ऐसा यूनिट क्या है और उसको 1 एम्पियर यूनिट को 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो, ये यहाँ पर क्वेश्चन रहा होगा। तो देखो अलग से क्लियर बता रखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो है वो एम्पियर है। और व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। कितना बढ़िया यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन लैंग्वेज में भी और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में भी, है ना। देखो राइटिंग कितनी अच्छी है और देखो मार्किंग किस तरीके से की गई है। आधा नंबर आपको मिला जब आपने डेफिनेशन लिखी और आधा नंबर आपको मिला जब आप मतलब आधा नंबर मिला डेफिनेशन का और आधा नंबर इस चीज का जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मार्क्स डिवाइड होते हैं। अगला एक सेकंड क्वेश्चन था बायोगैस, ये 14 चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कि मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है बायोगैस का वो मीथेन है और उसकी परसेंटेज इतनी है, कितनी 75%। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा हो गया कि भाई मेन कंस्टिट्यूएंट बायोगैस का कितना है, मतलब कौन सी है और वो कितने परसेंटेज में है। तो हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, 1 मार्क्स आपका बन गया। फिर इसके बाद सेक्शन 20 बच्चे ने शुरू करा, नेम ऑफ एलिमेंट। अच्छा एक बात ध्यान रखें, आप ध्यान से समझें, इधर बच्चे का यहाँ पर कोई नाम नहीं है। तो बोर्ड के जो पेपर होंगे उसमें बच्चे का नाम नहीं आएगा, रोल नंबर आएगा। तो बच्चा यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर फिल करता है, अपना नाम वगैरह इसके अंदर फिल वो नहीं करेगा। और इस वाली शीट में भी रोल नंबर नहीं है क्योंकि वो अलग से शीट होती है, वो आपको इसमें यहाँ पर शो नहीं की हुई है ना। तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि आपको नाम वगैरह उसमें शीट में नहीं लिखना है। आगे हम चलते हैं सेक्शन बी पर। आप आंसर देके क्वेश्चन का अंदाजा आप लगा सकते हैं, है ना, इतना जब आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो नेम ऑफ एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो सोडियम है और सिंबल जो है एलिमेंट का Na हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 और 1। तो टीचर्स ने देखो चेक किस तरीके से किया हुआ है, हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर इसमें दिया हुआ है और बाकी का जो है इसके जो मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ पर 2 मार्क्स। तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स इसके दिए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितनी क्लियर तरीके से यहाँ पर लिखी हुई है, एटॉमिक नंबर ये KLM करके 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। वैलेंसी भी आपसे पूछी गई थी और वैलेंसी लिख दी इसने कितनी 1, ठीक है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज ट्रेवर्स्ड और ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये पूछा गया होगा क्वेश्चन में कि भाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप याद रखेंगे हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। हेंस O2 इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ए हीमोग्लोबिन इन ए बाइंड फॉर्म। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इज थ्रू plasma of the blood in dissolved form as it is unable to bind with the hemoglobin। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा क्या होगा कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप याद रखें हीमोग्लोबिन से होता है और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। आप इन आंसर्स को भी याद रखते जाए, अपने दिमाग में इसको याद रखें ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। आगे हम चलते हैं
आई लेंस, ये आपका एक 11 चैप्टर का क्वेश्चन है। आई लेंस के बारे में पूछा गया है। अभी 2020 और 21 के सेशन में ये वाला पार्ट कर चुका है, फिर भी एक बार हम थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी देखेंगे कि आई लेंस जो है ह्यूमन आई का एक फाइब्रस जेल लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसकी एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ठीक है। और ये इसका रोल वगैरह सारा बता रखा है, तो इसको पूरे मार्क्स मिले हैं यहाँ पर। आगे आप देखो सेक्शन सी, तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखें, पहले देखो सेक्शन ए करा, सेक्शन बी करा, सेक्शन सी करा, एक ऑर्डर में हम चल रहे हैं। अब आप सपोज सेक्शन बी आप कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन बी में आपके मान लो 10 क्वेश्चंस हैं, तो अब उन 10 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस ना आते हो, तो सेक्शन बी आप डाल के वो क्वेश्चंस शुरू कर दे करना, ठीक है। जो नहीं आता क्वेश्चन, उसका वो क्वेश्चन नंबर वहां पर डाल दें और स्पेस छोड़ दें उसके लिए। आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि कितने स्पेस में इसका आंसर आ जाएगा, आप स्पेस छोड़ दें और फिर आगे से करना शुरू कर दें। कई बच्चे क्या करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन अभी कर लिया, फिफ्थ के बाद फिर सीधा चले जाते हैं किस पर, 21 क्वेश्चन पर चले जाते हैं, फिर 22, 23, फिर दोबारा वापस लौट कर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, 11 पर। तो ये गड़बड़ा बिल्कुल भी ना करें, आप एक ऑर्डर में चले, वरना जो टीचर्स हैं आपके पेपर को गलत चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो टीचर पता है चेक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और वो उल्टा सीधा फिर जैसे उनको लगता है वो वैसे ही चेक कर देते हैं। आप टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना पेपर आप दे रहे हो टीचर को, आपने जो पूरे साल भर मेहनत करी, पूरे साल भर जो आपने पढ़ा, अब आप टीचर को दे रहे हो, लो भी देखो मैंने ये चीज करी है, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से तो दोगे ना आप रखकर, आप उल्टा सीधा कुछ भी अगर लिख दोगे, खराब हैंडराइटिंग में आप दोगे, तो वो टीचर ढंग से चेक ही नहीं कर पाएगा। वो नंबर आपके जहां नहीं भी कटने होंगे ना, वहां वो कट जाएंगे नंबर, तो ध्यान रखें इस चीज का। आगे हम देखते हैं सेक्शन सी में, देखो पहला क्वेश्चन है, 3 नंबर पूरे मिल गए इसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक जनरल डेफिनेशन लिख दी कि एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और सॉल्ट फॉर्म जो बनता है वो क्या होता है हमारा NaHCO3, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट ये बन गया हमारा। अजम्पशन हमने कर लिया, एसिड H2CO3 है और बेस कौन सा है हमारा NaOH, ठीक है। यही पूछा गया होगा क्वेश्चन में कि भाई हम इसको जब रिएक्शन कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, तो क्या होती है, एक तो डेफिनेशन, और दूसरा ये सॉल्ट जो है NaHCO3 ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन अभी परसों ही मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था, ठीक है, और इसमें आया हुआ क्वेश्चन ये। आगे अब हम देखेंगे, तो रिएक्शन आपको फाइनल रिएक्शन भी दे दी है, H2CO3 प्लस NaOH क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस का H2O, ऑलरेडी बैलेंस करना जरूरी है, अगर है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब ऐसे छोड़ देंगे। कंपाउंड बेसिक है नेचर में, एज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, और पीएच इसकी इतनी दी हुई है। ये सब कुछ क्वेश्चन में पूछा गया होगा, वही चीजें लिखी हैं, फालतू चीजें नहीं लिखनी है। अच्छा अब यहां देखो, इसने 6th के बाद, हाँ ठीक है, 7th क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसमें, एज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट विल हैव ए वैलेंसी 1, लेट द एलिमेंट बी आर, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है, एलिमेंट अगर आर है तो उसके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा, R2O। नीचे दिखा रखा है, शो कर रखा है, देखो ये पहले लिख दिया, फिर ये शो किया हुआ भी ऐसे आया होगा, ठीक है। और एलिमेंट जो है ग्रुप 13 का, वो उसमें बता रखा है कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला भी बता रखा है RH3, इस तरीके से बनाना है आपको ये। तो मतलब प्रॉपर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लिखना है। आप ये समझो कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, जब अपने पेपर में लिखोगे तो पूरा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर देना है, कम शब्दों में। ऐसा भी नहीं है कि समझाने के लिए आप पूरा 1 पेज में आंसर लिख देना, आपने ध्यान रखना है कि भाई एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप उसको वो कर दे, ठीक है। आगे आएगा हमारा एलिमेंट ऑफ ए ऑफ ग्रुप 2 विल पोसेस ए वैलेंसी 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8th, रिएक्शन दे रखी है आपको, लिखी है इस बच्चे ने रिएक्शन, जिंक प्लस AgNO3 क्या बन जाएगा, ZnNO3 का ट्वाइस और Ag। अब यहां आप देखें, आप स्टेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है ना। आप भी अगर चाहें तो वैसे स्टेट्स लिख दें, लेकिन स्किप कर सकते हैं स्टेट्स के लिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप सभी रिएक्शंस में लिखे, पर हाँ जिन क्वेश्चंस में लिखा होगा कि स्टेट मेंशन करो, स्टेट मतलब ये कि भाई ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, कौन से स्टेट में है, तो वो लिखनी जरूरी होती है, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप है, और जिसमें जिंक मोर रिएक्टिव होता है और सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव वाला क्या करता है, लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देता है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें ऐसी आएंगी जो आप लोगों को अब तक पता भी नहीं होंगी, तो इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आगे अब हम चलते हैं लेड नाइट्रेट वाले रिएक्शन। ये मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके अभी के एग्जाम्स के लिए, तो इसको जरूर अच्छे से याद कर ले। कोई बच्चा बताओ मेरे को कमेंट में, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। PbI2 जो लेड आयोडाइड बनता है, इसका कलर क्या होता है, जल्दी से बताएं। हमें पता है कि PPT बनती है, तो इस PPT का कलर बताएं, जल्दी बताएं कौन किस बच्चे को इसका आंसर पता है। आगे अब हम देखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज द कंपाउंड्स हैव म्यूचुअली शेयर्ड देयर
आयंस, ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला आपको दे रखा है कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज टर्म्ड ट्रांसपिरेशन। डेफिनेशन पूछी गई होगी भी ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो देखो आंसर इसका ये लिख दिया है। और क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेंपरेचर ऑफ द प्लांट एंड क्रिएट्स ए सक्शन फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। भाई प्लांट क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ खींचता है रूट्स से, तो किसकी वजह से होता है, वो टिश्यूज की वजह से होता है, ठीक है, जाइलम टिश्यूज की वजह से। अगला आपसे पूछा गया था एक्टिविटी बताओ कि ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी बताएं। तो एक्टिविटी देखो किस तरीके से लिखी हुई है, पहले यहाँ पर लिख दिया ए मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, देन उसके बाद ये सारा इसमें लिख दिया ऑब्जर्वेशन, और डायग्राम देख रहे हो आप कितना बढ़िया डायग्राम बनाया है। क्या आप में से किसी बच्चे ने इतना बढ़िया डायग्राम बनाया है? इतना बढ़िया डायग्राम है ये, टीचर इसमें नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद है हॉर्मोन्स के बारे में, ये 7 चैप्टर का है, और 7 चैप्टर अभी इस बार कई बच्चों का नहीं आ रहा है, मतलब वो कट चुका है सीबीएसई में, पर आप इसके आंसर्स को देख लें जिन बच्चों का आगे आने वाले टाइम में ये आएगा क्वेश्चन। चलिए, इसी तरह से प्लांट हॉर्मोन्स वाला 11th क्वेश्चन है, ये भी हमारा चैप्टर 7 चैप्टर जो है इस बार के सेशन में कट चुका है। तो जिन बच्चों का ये जो जब वीडियो या बाद में देखोगे हो सकता है तब ये आ रहा हो, तो आंसर्स आप इस तरीके से लिखेंगे। ये 12th क्वेश्चन है हमारा एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। तो देखो डिफरेंस कितने क्लियर वे में यहाँ पर डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, है ना। आप यहाँ पर पता है याद रखने वाली कुछ बातें क्या है, एक तो आपकी हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका होना चाहिए प्रेजेंटेशन, तीसरा आप अगर कोई डायग्राम अगर है आप डायग्राम अच्छे तरीके से बनाए। यहां तक अभी हमने 3 बातें सीखी हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे इसमें, अब दीज should be an equidistant distribution of resources so that each and every material can utilize it and disproportionate benefit by same individual should be minimized for achieving this। तो यहाँ पर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो आपका ये 15-16 चैप्टर में है ये। तो आंसर आप इसका इस तरीके से लिखें, इतना बड़ा देखो आंसर इसमें लिखा है, और तब जाकर इसको पूरे 3 नंबर मिल गए। आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में निपटाने की कोशिश ना करें, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग काम करें। अगर 1 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, अगर 3 नंबर का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। या ऐसा भी ना करें कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत बड़ा लिख दिया, पूछा आपसे इतना सा था आपने इतना बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। 14th क्वेश्चन है बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट से, लैंड, वाटर और सॉइल से, तो इकोसिस्टम बन जाता है हमारा, ठीक है ना। और इकोसिस्टम में क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ये भी आप लोगों का 15 चैप्टर का टेस्ट नहीं 15 चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पर आपको बता रखा है इकोसिस्टम में, तो देखो सनलाइट से प्लांट जो करते हैं 1% एनर्जी को ट्रैप करते हैं जो भी उनके ऊपर आएगी, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में, 10% एनर्जी आगे जाएगी, फिर आगे 10% एनर्जी जाएगी। आप चाहते तो इसको अभी उन्होंने ऐसे करा वो वर्टिकल, आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे इसको, ठीक है, वो भी ठीक रहता। तो ये सारा 10% लॉ भी इसके अंदर आ चुका है। 15 क्वेश्चन अगर हम देखें, रेनबो के बारे में पूछा गया कि रेनबो क्या है, कैसे बनता है। मैं एक बात बता दूं आपको, ये मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स तभी फुल नहीं आ पाते या उनके मार्क्स थोड़े बहुत कम रह जाते हैं। तो रीजन उसका क्या है, उनकी प्रेजेंटेशन। आपको नॉलेज है अच्छी खासी, लेकिन जब उस नॉलेज को आप दूसरे को एक्सप्रेस ना कर पाओ, बता ना पाओ, दिखा ना पाओ, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अब काम करें सिर्फ इसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना है अपना पेपर, ठीक है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं अगर अच्छी है तो राइटिंग आप अपनी इंप्रूव करें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर के अंदर अंदर अपनी राइटिंग आप इंप्रूव कर ले, हो जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद आप ध्यान दें कि लिखना कैसे है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे क्या लिखना है उसमें। यहाँ देखो जैसे रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, फॉर्म्ड आफ्टर ए रेन शावर, इट इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। बताया हुआ आपको, सन जहां पर होता है उसके अपोजिट बनेगा ये। और इसमें क्या क्या फिनोमेना होती है, एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर, जो मेन पॉइंट है देखो उनको हाईलाइट कर रखा हुआ है अच्छे से, ठीक है ना, बता रखा है कि हाँ भाई ये, ताकि टीचर की नजर चली जाए इसके ऊपर, टीचर को अलग से टाइम ना वेस्ट करना पड़े इनको पढ़ने के लिए। रेन ड्रॉप्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द रेन शावर एक्ट एज अ प्रिज्म, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट, इट रिफ्रेक्ट्स द लाइट एंड देन डिस्पर्स it into its component colors and then internally reflect। अब डायग्राम देखें इसका कितना बढ़िया तरीके से एक तो एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, और डायग्राम कितना बढ़िया बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया है। इसके तो मार्क्स इसमें किसी भी तरीके से कटने ही नहीं चाहिए, है ना। पेज की आप चिंता ना करें, कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जरा सा जगह बच रही है वहां पर मैं छोटा सा डायग्राम बना दूं ना,
पेपर की चिंता नहीं करनी है, आपको पेजेस बहुत सारे मिलेंगे, आप जो डिमांड करेंगे आपको वो मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। आप लिखने के ऊपर ध्यान दें, कंटेंट अच्छे से अच्छा आप दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेक्शन डी आ गया है, 16वां नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4th चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, इसमें से भी आपका इस बार के सेशन में कट चुका है ये वाला पार्ट। हम क्वेश्चन एक बार देखते हैं इसका आंसर। नेम जो है कंपाउंड का जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मिलाया जाता है वो इथेनॉल है और केमिकल फॉर्मूला है उसका C2H5OH। फिर दो देखो उसके यूजेस दे दिए। ये क्वेश्चन जो है ना पार्ट्स में पूछा गया था और आंसर भी उसी तरह से दिए। मैं पहले इसका नाम और फॉर्मूला बता दिया, फिर उसके बाद इसके दो यूजेस बता दिए, फिर आपको इसकी रिएक्शन एक बता दी कि सोडियम से रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, फिर आपको प्रोडक्ट जो बना उसका नाम पूछा था वो भी बता दिया, फिर आगे आपसे पूछा गया था कि इसकी अगर हम H2O4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आपको वो भी बता दिया। और आप देखें यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पर 1 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको 1 मार्क्स यहाँ दिया हुआ, हाफ इधर हाफ इधर। तो मतलब हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना उसके भी मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें भी पता है पार्ट्स वाइज होगा कि अगर ये लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। डायग्राम बनाने पर 1 नंबर मिलेगा, नहीं बनाया तो कटेगा, गलत बनाया है उल्टा सीधा बनाया तो हो सकता है आधा नंबर आपको मिले। तो सब कैलकुलेटेड होता है यहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई बस ये आंसर ऐसा आ गया और आपने ऐसा आंसर वो अपने हिसाब से लिख दिया जैसा याद करा है। अब थोड़ा सा आपने एक सिस्टमैटिक वे में काम करना है, ठीक है। 17 क्वेश्चन आप देखें, कैल्शियम की कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। When this reaction take place then the hydrogen attached to the surface of calcium and it starts floating। हम क्या देखेगा यहाँ पर, जब ये रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन क्या होती है कैल्शियम के साथ अटैच हो जाएगी और फ्लोट करना शुरू कर देगी। तो कितना 2 लाइन में क्लियर एक बात यहाँ पर लिख दी है ये रिएक्शन के साथ। अगला है HGS की O2 से करा रहे तो ये बन गया। ये आपसे रोस्टिंग के बारे में पूछा गया होगा कि मरकरी को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन है 3rd चैप्टर की है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है एलॉय क्या होते हैं, तो आप याद रखें एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का या मेटल और नॉन मेटल का। इट इज मेड फर्स्ट मेल्टिंग प्राइमरी मेटल एंड देन एडिंग कंस्टिट्यूएंट इन देयर प्रोपोर्शनेट्स। फॉर एग्जांपल सोल्डर जो होता है वो लेड और टिन का बना होगा, नाइक्रोम बना होगा निकेल और क्रोमियम का। 2 प्रॉपर्टीज आपको पूछी गई थी किसकी, एलॉय की, 2 की जगह इसने 3 लिख दी है, वो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स लेकिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। 18 क्वेश्चन है, अब देखो ये न्यूमेरिकल लाइट वाला, लाइट तो आप सबका आ ही रहा है ना। 18 क्वेश्चन आप देखें 5 नंबर का क्वेश्चन आता था उस समय ये। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल टू -30। आप देखो ध्यान रखें आपने अपने एग्जाम में भी यही प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फालतू के मार्क्स ना कटे, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दी हुई है -30, रीजन लिख दिया भाई क्योंकि कॉनकेव लेंस है, ये लेंस का क्वेश्चन है। फिर एक फॉर्मूला आपने लगाया लेंस फॉर्मूला, और इन्होंने ये चीज यहाँ पर कर दी, इसको पहले इधर ले गया उसको उधर ले गया। इस वाले में आप चाहे तो करें पर ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो v आया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हमको और पता चली कि अगर जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो उसको आंसर को बॉक्स में बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बॉक्स में बंद नहीं करेंगे ना तो आंसर ऐसे दिखेगा भी नहीं इजीली, तो आंसर को बॉक्स में जरूर बंद करें। फिर उसके बाद क्या लिख दिया, m का फॉर्मूला लगाते और m की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। अब आप मुझे एक बात बताया, भी आपने इतना सारा पेपर ये देख लिया, कहीं भी आपको ऐसे कटिंग दिखी, कहीं ऐसा कि भाई कुछ कर दिया हो, कर उसने क्या कर दिया हो, काट दिया हो उसको ना। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मान लो गलत हो गया तो कई बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल ये देखो कि हाँ भाई ये गलत हो गया है, गलत हो गया है, तो फिर अब क्या करते हैं, फिर अगले पेज से इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट पड़ता है, सबसे नेगेटिव। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सपोज आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया है, अब आपने इसको क्या करना है, गलत हो गया है ना तो आप इसको ऐसे करें, तरीका ये है इसका, आप एक बॉक्स बना दें और ऐसे 1 2 3 दैट्स इट, बस इतना ही करना है। पता चल जाएगा टीचर को कि हाँ भाई ये गलत है। आपने उसमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, उल्टा सीधा पूरी आप शीट इससे काली कर देते हो, खराब कर देते हो। और याद रखना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि कर दिया हो पहले और उसके बाद आप काट रहे हो। हाँ बाद में चलो कभी किसी क्वेश्चन में हो जाए ऐसा तो हो जाए, पर वो भी ना करो क्योंकि टाइम वेस्ट आपका होता है, एक क्वेश्चन में डबल टाइम आपका लग रहा है, ठीक है ना। आगे अब हम चलेंगे जरा। अच्छा ये जब निकाल लिया फिर उसके बाद देखो नेचर ऑफ इमेज कितना क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। फिर आपको ये बता रखा है, खैर ये चीज वैसे नेचर में आ जाएगी, पूरी आप लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्होंने अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई वो इरेक्ट बन रही है, ठीक है ना। क्या पता क्वेश्चन में पूछा हो, लेकिन आप बस ये 3 चीजें लिखेंगे, पोजीशन, नेचर और साइज इसकी।
और रे डायग्राम देखो। आप लोग कई बच्चे रे डायग्राम बनाते होंगे, वो खाना पूर्ति कर देते हैं रे डायग्राम बनाने में, है ना। तो रे डायग्राम उस तरीके से नहीं बनाना जैसे आप बनाते हैं, इस तरीके से बनाना है। कितना देखो क्लासिक बिल्कुल रे डायग्राम बना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल प्रिंट किया गया है ना। सारा आपको देखो इसमें रे डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट बना रखी है, इधर ये लाइट रेज ऐसे करके जा रही है, एरो बनाए हुए हैं प्रॉपर तरीके से कि लाइट ऐसे गई फिर इधर गई इधर गई। तो ये हमारे प्रॉपर एक रे डायग्राम बन गया है। F1 टू F1 F2 टू F2 ये डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। फिर एक ये वाला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है और ये आपका बुक का एग्जांपल है, ठीक है। और जहां तक मैं अगर थोड़ा बहुत मैं याद कर पाऊं तो शायद ये 12.4 या 12.5 एग्जांपल होगा ये, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा एक एग्जांपल है। तो अब देखें जरा आपको सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है इसका। आपको लिखा हुआ भी पहले डायग्राम बनाया अच्छे से। डायग्राम पेपर में अगर दिया हो, ध्यान से समझ लो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका डायग्राम आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, अपनी शीट पर भी आप बनाए जरूर, ताकि क्वेश्चन आप बार बार इसी में से देखें उसमें से ना देखें, ठीक है ना। और टीचर को भी पता चल जाए कि ये वो वाला क्वेश्चन है। तो डायग्राम एक बना ले, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक लैंप का, उसको आपने R1 मान लिया बल्ब को, और कंडक्टर को हमने यानी इसको आपने मान लिया क्या R2, वो 4 ओम दिया हुआ है। वोल्टेज आपको दी हुई है 6 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज का पहले एक फॉर्मूला लगाया, RS इक्वल टू क्या होता है भाई R1 प्लस R2। तो ये आंसर आ गया हमारा। चाहो तो इसको बॉक्स में बंद कर दो, इन्होंने फाइनल आंसर को किया हुआ होगा, ठीक है ना। तो करंट क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, I इक्वल टू V अपॉन में R, यानी कि 0.5 एम्पियर। तो करंट इतना आ गया। देखो बॉक्स में बंद कर दो, यहाँ पे किया हुआ नहीं है, यहाँ गलती करी हुई है, पर नंबर नहीं कटा, क्योंकि इस चीज के नंबर नहीं कटेंगे, ये तो बस इसलिए है ताकि टीचर को और अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 5 वोल्ट, और ये जिसके अक्रॉस पूछा था आपका 1 वोल्ट, ये आ गया। टोटल हमारा 6 वोल्ट ही बनेगा, और पावर आपसे पूछी गई थी, पावर भी आप बता देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने करना है, पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका सोलेनॉइड के बारे में है। सोलेनॉइड में आपको डेफिनेशन पूछी गई है कि एक आपको सोलेनॉइड क्या होता है, इज ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई इसकी। और डायग्राम आप देखें, क्लियर एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक बात थोड़ी सी दिखा दूं कि अगर आप इस डायग्राम में भी देखें, मुझे जो लग रहा है इसमें भी गलती है, भी इस डायग्राम में गलती है। कोई बच्चा बताए जरा कमेंट करके कि इस डायग्राम में क्या गलती आपको लग रही है। कि पर देखो नंबर शायद इसके नहीं कटे हैं, टीचर ने इग्नोर कर दी ये वाली गलती। क्यों कर दी इग्नोर, क्योंकि बाकी सारा पेपर अच्छे से जा रहा है, अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं टीचर उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ सकते हैं वो, ठीक है ना। गलती बताएं मुझे क्या है। तो यहाँ पर आपको गलती क्या दिख रही है, आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और यहाँ पर आपको देखो इसमें इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है ना। तो बिल्कुल क्लियर कट आप डायग्राम बनाए, इंटरसेक्ट करती हुई नहीं बनाएंगे। सेम ये बार मैग्नेट में भी किया हुआ है इन्होंने, तो इंटरसेक्ट करती हुई हमें दिख रही है, वो नहीं दिखनी चाहिए। तो क्लियर आप डायग्राम बनाए, पर नंबर नहीं कटे इसके। लेकिन आप अगर बनाओगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ये तो स्किप कर दिया, छोड़ दिया ये, क्योंकि बाकी सारा पेपर अच्छा गया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस पूछा गया था कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है और तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये आप याद कर लेंगे, पढ़ ले अच्छी तरीके से। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके इन वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो ये आंसर्स आप याद रखें कि भी क्या इनके आंसर्स होंगे, ठीक है। 21 क्वेश्चन, इसमें भी 5 नंबर पूरे मिले हैं। आपको एक डायग्राम दिया गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसमें पार्ट दिया गया था 1 2 3 4 5, पूछा गया था एक नंबर पे क्या है। और मैं बता दूं आपको, ये आपके इस बार के एग्जाम्स के लिए, बल्कि हर एक एग्जाम्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दे देते हैं, और उसके पार्ट्स को 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख देते हैं, और आपसे पूछते हैं बताओ भाई 5th पोजीशन पर क्या है, वेजाइना है, 4 पर सर्विक्स है, 3rd पर यूट्रस है, 2nd पर ओवेरिया, और 1 पर क्या फैलोपियन ट्यूब। वो कुछ भी हो सकता है, आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगला है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन इज अ बैरियर विच इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और कुछ मेथड आपको दिए हुए हैं, बैरियर मेथड, ओरल पिल्स और सर्जिकल मेथड, ठीक है। एडवांटेजेस आपको दिए हुए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 3 एडवांटेज आपको दिए हुए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को अडॉप्ट करने के। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज बाय एक्टिंग एज अ बैरियर, और एसटीडी से ये प्रिवेंट करता है। याद रखें कि क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मेथड है जो एसटीडी से प्रिवेंट करता है, तो वो सिर्फ है और सिर्फ एक यही है, कॉन्डोम्स, ठीक है। अगला आएगा इट हेल्प्स टू कीप ए हेल्दी बॉडी एंड ड्यू टू दिस पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। आधे आधा आधा ये आपको नंबर इसमें दिया हुआ है। 22 क्वेश्चन सेक्शन ई, ये मैं आपको बता दूं,
जब ये पेपर होते थे 2019 की बात है ना, ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे लास्ट में 6 क्वेश्चन सेक्शन ई में। आपका ये 2020 में हुआ था सेशन चेंज, लेकिन उसके पहले इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। तो देखो प्रैक्टिकल वाले 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये आपको डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम आपको देखने में लग रहा होगा पेन से बनाया हुआ है, लेकिन ये पेंसिल से ही बनाना है आपने, और ये पेंसिल से ही बना हुआ है। वो डार्क करके उसकी फोटोकॉपी की हुई है, स्कैन किया हुआ है, इसलिए आपको ये लग रहा है ये पेंसिल से ही बना हुआ डायग्राम ये, ठीक है। तो स्टोमेटा यहाँ पर आपने बना दिया। प्रिकॉशंस आपको दिए हुए कि ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ वगैरह के अकॉर्डिंग कहाँ कैसे रखना चाहिए, तो ये आंसर आपको दिया हुआ है, पढ़ लेंगे इसको आप। और ये गैल्वेनोमीटर वाला भी क्वेश्चन है एक ये, ठीक है, कि अब प्रैक्टिकल वाले खैर अब नहीं आते क्वेश्चन, तो इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात, आप यहाँ देखें कि इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कितने आ गए हैं, 80 मार्क्स आ गए हैं इसके। कितने मार्क्स आए हैं इसके, 80। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मार्क्स इसके बन रहे हैं, आधा नंबर कहीं कटा है ना। 79.5 आ रहे थे, पर वो आधा नंबर हो सकता है या तो टीचर ने दे दिया हो या उसको इग्नोर कर दिया हो, और 80 मार्क्स पूरे यहाँ पर इस बच्चे के आ गए हैं। साइंस के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80, तो लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, काफी कुछ आप लोगों को आता है, तो अब आप लोग यही अपना टारगेट बना लें कि भाई मुझे भी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर आने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस तरह की होनी चाहिए, या अगला जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की आइडियल शीट आपको दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए या ना किया जाए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।